नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। और चर्चा करेंगे देश भर में कोरोना वायरस को लेकर बढ़ते केसों और मौतों की संख्या की। बीते 24 घंटे में 10 लोगों ने जान गंवाई है। नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और केरल में सबसे ज्यादा 5, दिल्ली में 3 और महाराष्ट्र में 1 मरीज की मौत हुई है। जनवरी से अब तक कोरोना से 97 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की कुल संख्या 7,383 पहुंच गई है। हालांकि शनिवार को नया मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि 17 मरीज रिकवर हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2007 केस हैं और इसके बाद गुजरात में 1441 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी अस्पतालों को जरूरी दवाइयां, पीपीई किट, जांच सुविधाएं, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को तैयार रखने को कहा है। तो कहां पर क्या मामला है? हांगकांग की अगर बात करें, क्या है JN1 वेरिएंट, ओमिक्रॉन का ये एक रूप है। तो BA.2.86 नाम से इसे पुराना वेरिएंट से मिलकर ये बना है और 2023 में इस वेरिएंट की जो है वो संख्या ज्यादा आई थी। तो संक्रमण का ये दौर और वैक्सीन की इम्यूनिटी भेदने की अगर बात करें तो चीज़ें बड़ी हैं। तो क्या है ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं। और आरटीपीसीआर टेस्ट आने वाले दिनों में होंगे, डिटेक्ट हुए और सभी को होम आइसोलेशन पे रखा गया है और तस्वीरों में आप देखेंगे काफ़ी। तो लगातार मामले बड़े हैं। तो डॉक्टर से हम समझेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार कितने मामले आए हैं। तो कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या। तो चलिए हमारे साथ अब मेहमान दो जोड़ेंगे खास और उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो डॉक्टर का पैनल थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। डॉक्टर अविनाश सिंह जी हैं हमारे साथ, वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। चर्चा की शुरुआत राकेश जी आपसे ही मैं करना चाहता हूं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा मामला केरल में देखने को मिल रहा है। अब कैसे बचे इससे? क्या वो पुरानी स्थिति तो नहीं होगी या कुछ और आप सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे दर्शकों को और अपने पेशेंट को? धन्यवाद सर। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये मामले तो बढ़ेंगे। जो वेरिएंट है इसमें खास बात यही है कि बड़ी तेजी से फैलता है। लीथल नहीं है, हानिकारक नहीं है, लेकिन फैलता बहुत तेज से। हमें क्या करना है एज ए सिटीजन? सरकार अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करे ना करे, जो भी कुछ हो, लेकिन हमें भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करना है, पार्टियों में कम जाना है, कम पार्टी अरेंज करना है खुद ही। कोई ऐसी अभी इस तरह व्यवस्था नहीं बनानी जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो। जो बूढ़े लोग हों, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हों, छोटे बच्चे हों, प्रेग्नेंट फीमेल हो, इनको हमें बहुत ध्यान देना है। जरा भी आपको अगर खांसी, जुकाम, बुखार, सांस की कुछ ऐसी समस्या लगती है, फ्लू की, तो अपने मन से फिलहाल दवा ना करें, जरूर डॉक्टर से मिलें और उसको हम पहचान के मालूम होगा कि सिंपल फीवर है, वायरल है, क्या है, किसको टेस्ट कराने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है। मास्क का प्रयोग लगातार सबको करना है। मार्केट में जाना बंद नहीं कर सकते, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो बात की, दूरी से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, मास्क लगाएं, प्रॉपर हाथ को सैनिटाइज करें, जैसे हमने किया था बिल्कुल वही सब अपनाना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं इस वेरिएंट में ज्यादा। जी बिल्कुल। अविनाश जी, एक सवाल मेरा आपसे। देखिए, कोरोना का वायरस बीच बीच में आता है और चला जाता है। जब लोग टेस्ट कराने लगते हैं तो ये लगता है कि कोरोना के वायरस फैले हैं, बीच में टेस्टिंग लोगों ने बंद करा दी, यानी कोरोना गया नहीं है और भले से लोग वायरस की जांच न कराता हो, सिस्टम ना हो। क्या ऐसा एक वजह है क्या? देखिए, जो कोरोना वायरस है बेसिकली वो है हमारी इन्वायरमेंट में ही है। अगर आप देखेंगे जो अभी वेरिएंट है जो जिसकी वजह से कोरोना हो रहा है,
वो भी ओमिक्रॉन फैमिली का ही वो वायरस है जिसमें म्यूटेशन हुआ है। तो ये वायरस, इसमें खास बात है कि ये म्यूटेशन होता रहता है, जिसकी वजह से ये अपने जो उस डिजीज करने वाली जो उसकी अपनी खुद की क्षमता होती है वो वेरी करना स्टार्ट कर देती है। इस बार का जो वेरिएंट है उसमें अगर आप देखेंगे मोस्टली जो सिम्टम्स हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, साथ में कुछ जीआई सिम्टम्स, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये थोड़ा कॉमनली हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये डिजीज तेजी से फैलती तो है बट बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही, बहुत लीदल नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले लास्ट 24 घंटे में हमने 1 या 2 मामले देखे हैं जिनमें पेशेंट को डेथ हुई है, बट वो सारे पेशेंट फ्रेजाइल पेशेंट हैं। तो इसीलिए जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, एल्डरलीज, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जो, या जिनको बहुत क्रॉनिक लंबे समय से डिजीज चल रही है, उन सबको इस बीमारी से बचाने की कोशिश करनी है। तो कभी भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं फैमिली में 1-2 लोगों को एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत परेशान होना है। कुछ वार्निंग साइन होते हैं कि जैसे हमारा सेचुरेशन, ऑक्सीजन का लेवल हमारा डाउन होना स्टार्ट हो जाए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाए, साथ साथ में हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए, नोजिया वोमिटिंग इतना ज्यादा हो रहा हो कि पेशेंट नॉर्मल दवाओं से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो। तो इस तरह से जो सिम्टम्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके जो कॉमन हम लोग के पहले के प्रिकॉशंस है उसको हमें फॉलो करना होगा अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मास्क, हैंड हाइजीन और साथ में क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाना। ये 3 चीज हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ये वायरस फिर से म्यूटेट होगा, फिर से नए वेरिएंट के साथ, नए नए सिम्टम्स के साथ हमें परेशान करेगा। बट मास जो हमारा वैक्सीनेशन हुआ है, बहुत सारे लोगों को खुद से कोविड होने की वजह से हमारी जो हार्ड इम्यूनिटी होती है, जो कम्युनिटी में एक तरह का प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है, वो हमारी प्रोटेक्शन की वजह से हमें इस तरह के बहुत ही खराब सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। बहुत हानिकारक नहीं है वायरस, बट फिर भी हमें पूरी सावधानी बरतनी है, स्पेशली जहां पेशेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्कुल। राकेश जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ठंडा गर्म का मौसम है, अभी कभी कहीं बारिश हो जाती है तो वहां मौसम ठंडा हो जाता है, तो फिर इसके बाद कुछ लोग एसी में रहते हैं, फिर बाहर आते हैं, ठंडा गर्म की वजह से सर्दी जुकाम होती है। लेकिन कोरोना हो गया है, ये कैसे उसके सिम्टम और नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार के क्या अंतर है क्या दोनों में, या कुछ मिलते जुलते ही सिम्टम्स हैं? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया, तो बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं, उसी में आंसर था। एक्चुअली क्या है, सिम्टम तो फ्लू लाइक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा में ध्यान देने वाली बात है कि ये तो ऑक्सीजन सेचुरेशन की मशीन आजकल सभी ऑक्सीमीटर तो हर लोग के घर में है। अगर उसमें लगे कि हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन लगातार कम हो रहा है, कम होता जा रहा है, जीआई सिम्टम आए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम है, उल्टी हो रही है, मछली आ रही है, हाजमा ठीक नहीं है, पेट से संबंधित कोई डायरिया हो रहा है, तो कोई समस्या इस तरह पेट से संबंधित है, या कॉन्शियसनेस अल्टरनेस हो रही, मतलब उसको थोड़ा सा कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कुछ चीजों का पता नहीं लग रहा है, मतलब वो कुछ अजीबो बात कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं, ये सिम्टम कोरोना के हो सकते हैं। बाकी सारे सिम्टम जो हम फ्लू में हमेशा देखते हैं, शरीर में दर्द होना, बुखार होना, थकान होना, कमजोरी होना, सुस्ती छाना, तो ये फ्लू के सिम्टम तो हो ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमें जागरूक क्यों होना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो रहा है अगर देखना है, फिर तुरंत सावधान हो जाए, फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल। एक बात और मैं ये समझना चाहता हूँ, देखिए अभी जैसा कि अभी पहले डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि अब बहुत से ऐसे, ज्यादातर लोग क्या कि कुछ ही को छोड़ दो, पर 1-8% हो सकता है कैसा हो अपवाद, सब वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उस वैक्सीनेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं, क्या उन पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, या कैसे आप बताएंगे कि जो बूस्टर लगवाए हैं और जो नहीं लगवाए हैं, दोनों के बॉडी में कितने इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो है जिन्होंने बूस्टर लगवाया उनको कम असर होगा और जिन्होंने नहीं लगवाया उनको ज्यादा होगा। एक्चुअली क्या है, अगर नहीं भी लगवाया तो हमारी हार्ड इम्यूनिटी अगर बन गई है तो हमें कुछ नहीं होगा। मेन चीज ये है कि ना, अगर हमारी इम्यूनिटी उसको पहचान ली उस स्टेम को, तो फिर हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, होगा भी तो बहुत सामान्य रूप। अच्छा अविनाश जी, मैं एक बात और आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिनको कोरोना हुआ वो क्या खाएं, क्या खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो? देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत सिंपल है। हम लोग को पता है कि हमें ऐसी क्या चीजें लेनी चाहिए जिससे हमारी
जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप कर सकती है। डाइट में बेसिकली जितने भी एंटीऑक्सीडेंट वाले मतलब फूड पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली अगर हम फ्रेश फ्रूट की बात करें, सैलेड्स की बात करें, तो उन सब में इस तरह की जो चीज़ें काफ़ी मिलती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। प्लस हमें जब भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो गई है, हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हमें अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम हल्का गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हैं। ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के साथ साथ में ऐसा फूड हमें लेना है जो डाइजेस्टेबल हो, बहुत इजीली हमें उन्हें बहुत मतलब ऐसा फूड नहीं लेना है जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हम ये ले सकते हैं, साथ साथ में हल्का जो फूड जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसा लें जिसको हम डाइजेस्ट करने में कोई तकलीफ ना हो। प्लेंटी ऑफ वाटर इंटेक के लिए हम लोग बोलते हैं कि ढेर सारा आपको वाटर का इंटेक करना चाहिए। और बहुत सारी कंडीशन जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं उसमें रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी वायरल फीवर होते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं आपको रेस्ट करना है प्रॉपर, अच्छा वाटर इंटेक अपनी बॉडी में मेंटेन करना है, और साथ साथ में ऐसे फूड आइटम्स हमें अपने लेने हैं खाने में जो हम इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ में जिनको सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, जो बचना चाहते हैं, जिनको फ्लू नहीं है, उनके लिए भी यही है कि एक हेल्थी डाइट आपको कंटिन्यू करनी है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, और डिस्टेंसिंग जो हम लोग अभी डिस्कस करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन करने की जरूरत है। तो हमें क्राउडेड प्लेसेस पे बहुत अपना ध्यान रखने की जरूरत है। खाने पीने के जो आइटम्स हैं उसमें मोस्टली फ्रूट्स, सैलेड्स, ये सब ज्यादा हमें इंकॉर्पोरेट करना है, और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको हम इजीली डाइजेस्ट कर पाए। तो कोई बहुत हैवी फूड हमें लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा मेरा जोर इस पे रहेगा कि आपको वाटर का इंटेक अपना बढ़ाना है। प्लेंटी ऑफ वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसको मेंटेन रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही बात है राकेश जी। देखिए प्लेंटी ऑफ वाटर की बात अब अविनाश जी ने कहा, तो एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं पानी बहुत कम पीते हैं, डॉक्टर्स तो उनको सलाह देते रहते हैं कि भाई पानी पियो पानी पियो। डॉक्टर जब कहेंगे तो पानी पिएंगे और डॉक्टर नहीं कहेंगे तो पानी नहीं पिएंगे। सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत सही बात आपने कहा। काफी पेशेंट ऐसे होते हैं, डॉक्टर साहब प्यास नहीं लगता दिन भर। देखो आपको करना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है हाइड्रेट रखना अपने आप को। पानी कम से कम 2 से 2.5 लीटर जरूर पीना है, रेस्ट प्रॉपर करना है। ठीक है, अगर पानी ना पानी के रूप में, जूस के रूप में जो सीजनल जूस है उनको हम ले सकते हैं पानी से रिप्लेस करके, अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम ना हो तो लिक्विड तो लेना बहुत जरूरी है। पानी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी शरीर में, हमारी पूरी शरीर केमिकल फैक्ट्री है और उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। वो रिएक्शन प्रॉपर हो, हमारा शरीर अपने आप को मेंटेन कर पाए, जितने भी टॉक्सिन्स हमको निकाल पाए। ये इस तरह अगर पेशेंट को बताया जाए कि भाई अगर पानी पियोगे तो आपकी गंदगी उससे घुल के पेशाब के जरिए, पसीने के जरिए, लैट्रिन के जरिए निकलेगी, छनेगी, तो वो शायद समझेगा, फिर उसको सीरियसली लेगा कि हाँ पानी पीना जरूरी है और पिएगा। बिल्कुल ठीक है। अविनाश जी एक सवाल मेरा आपसे, देखिए बच्चों के लिए तो थोड़ा कठिन हो जाता है, बड़ों के लिए तो आप लोग समझा देंगे वो मान जाएंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे को पालन कराना तो उनके माता पिता या पेरेंट्स या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वही करा सकते हैं। बच्चों के लिए क्या सजेशन है? देखिए बच्चों को हमें एजुकेट तो करना होगा। बच्चे आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और अगर हमको जरा सा भी प्रॉपरली ये बताएंगे कि हमें कैसे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, जो कोविड है उससे हम बच कैसे सकते हैं, तो बच्चे समझते हैं। क्योंकि बच्चे आजकल के मुझे ऐसा लगता है बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको जरा सी भी बात आप बताते हैं तो वो उससे 2 कदम आगे ही अपनी चीजों को करते रहते हैं। तो हमें उनको अब ओरल हाइजीन, हैंड हाइजीन, इसके बारे में प्रॉपरली एजुकेट करना है। मास्क यूज करना उनको बताना, स्पेशली अगर स्कूल जा रहे हैं वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए। फूड इनटेक के बारे में उनको बताना है कि टाइमली आपको ये सारी चीजें को कर लेना है। तो बच्चों को अगर हम एजुकेट करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे हम लोग की बात मानते हैं। अगर उनको हम थोड़ा सा अवेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे साथ ही, हम लोग के साथ में बिल्कुल शोल्डर बाय शोल्डर हमारे हेल्प करेंगे इस कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए। बिल्कुल
राकेश जी, अभी बीच में डॉक्टर्स ने ये कहा कि सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, आप लोगों ने खूब कहा तो लोगों ने माना कि डॉक्टर्स ने कहा है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे दर्शक हैं जो सैनिटाइजर कितना ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, उनको स्किन डिसीज होने लगी, हाँ, और अन्य बीमारियां उनसे होने लगी। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से हमारे स्किन संबंधित डिसीज होती है, क्या बीमारियां होती हैं? बिल्कुल हो सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जित। हम्म। कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में गलत तरीके से किया है तो नुकसान तो करना ही है। हम्म। तो इसका प्रयोग जब जरूरत हो तभी करें, अनायास नहीं करना है कि आप बैठे हैं, पता लगा हर घंटे निकाल निकाल के खुद ही साफ कर रहे हैं। भाई जब हम कहीं गए, हमें लगा हमने कुछ टच किया, लिफ्ट में टच किया, बटन किया, फाइल वगैरह इधर उधर किया, कुछ भी पेशेंट देखा या जैसे भी पब्लिक में कुछ सामान वामान लिया, खरीदा, तो आपको उस हाथ से फिर कुछ नहीं छूना है, आपको सैनिटाइज कर लेना। लेकिन बार बार ये तो फिर बीमारी की श्रेणी में आ जाएगी ना, और करना भी नहीं। ठीक है, इस तरह से बहुत नुकसान करता है, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना अगर फालतू करेंगे तो अल्कोहल बेस होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब भी होता है वो। ठीक है, चलिए अब तो ये पेशेंट से रिलेटेड बहुत सवाल हो गए, लेकिन आप लोगों से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाएगा तो प्रोग्राम इसका कोई मायने नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही लोग ही देखते हैं। अविनाश जी, मैं सबसे पहले चाहूंगा आप लोग बताइए, आप लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, बचाते हैं, क्योंकि आप पता चला कि कोरोना पेशेंट से आप घिरे हुए हैं, आपको ही ट्रीटमेंट करना है, अपनों को भी बचाना है, घर पे बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको भी बचाना है। जी बिल्कुल। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल उन्हीं सारी चीजों को ही बताऊंगा जो मैंने अभी डिस्कस की है कि अब मैं जब भी अपने पेशेंट को देखता हूं तो एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पेशेंट्स को मैं अपने से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करा के उसको बैठाता हूं, और फिर पेशेंट से मास्क पहनने के लिए कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। मेरे साथ में कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं कि आपको मास्क पहन के डॉक्टर के चैम्बर में जाना है। हम लोग खुद भी मास्क वियर करते हैं। मोस्टली जो पेशेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स है उसको टच करने के बाद हम लोग अपने हैंड को सैनिटाइज भी करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको अपने आप को सैनिटाइज करते रहना, अपने हैंड को, एक चीज। दूसरा, मास्क कंटिन्यूअसली पहनना है। तीसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम लोग कर रहे थे, वो डिस्टेंस हम लोग को जो है मेंटेन करनी है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने हॉस्पिटल से घर हम लोग जब जाते हैं तो मोस्टली जो भी हम लोग ने हॉस्पिटल में पहन के हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, वो सारे जो क्लॉथ होते हैं वो सारे हम लोग निकाल के उसको प्रॉपर धुलने के लिए डाल देते हैं, और घर में दूसरा कपड़ा यूज करते हैं। उसके पहले अगेन हैंड हाइजीन को हमें मेंटेन करना है, सोने से पहले ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। ये सारी चीजें हमें करनी ही करनी है। तो इससे हम लोग अपने आप को सेव कर सकते हैं। वैक्सीनेशन हम लोग ने करा रखा है, बूस्टर डोज हम लोग को लगी हुई है, और जितने भी अभी वेरिएंट आ रहे हैं वो इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि हम अपने पेशेंट को ना देख पाए। तो पेशेंट को हम देख रहे हैं, बट ये सारे प्रिकॉशन हम फॉलो कर रहे हैं पेशेंट्स को देखते समय। बिल्कुल राकेश जी, देखिए कभी क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप लोग ट्रीटमेंट करते, कभी ऐसा लगा डरे हुए हैं कि घर पे जाए पता नहीं कौन सा वायरस हमने टच किया? छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग भी हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बता दिया कि हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं ना, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा मन में आया कि यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कुछ टच तो नहीं कर दिया, गलती से भी गलती कर दिया हो तो ऐसा हो जाए? कभी इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के साथ आती है? बिल्कुल आती है सर, हम लोग भी इंसानी हैं, और अपने जितना बताया डॉक्टर साहब ने, जो भी हम पेशेंट को बोलते हैं खुद ही फॉलो करते हैं, और सब ये करना चाहिए। अब ये सब करने के बाद भी, इतनी हिदायत करने के बाद भी अगर हो जाए तो फिर कुछ नहीं कह सकते। बाकी भगवान पर भरोसा है। अपने हमने कर्म किया अच्छे से, और अच्छे से पूरी हाइजीन मेंटेन किया, तो बिल्कुल चांसेस नहीं होते। और इसके बाद तो फिर भगवान पर भरोसा करना है ना। बाकी डर तो लगना स्वाभाविक ही है, इंसानी है। अच्छा राकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे, वैसे चाइना को लेकर मैं हमेशा सवाल जरूर पूछता हूं अपने डॉक्टर से। चाइना तो ऐसे माल 3rd क्लास का बनाता है, ऐसा बनाता है कि आप लोग जानते हैं, लेकिन वायरस इतना तगड़ा बनाया हुआ कि एक नहीं दूसरे बार बार उसके वेरिएंट निकलते ही जा रहे हैं। सही कहा, चाइना के बारे में कहा है था ना, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो है ये वायरस का, इस तरह से होता ही है इसका रूटीन, ये म्यूटेट करता रहता है अपने आप को, हर माहौल में ये ढाल लेता है। बिल्कुल, अगले साल कुछ और वेरिएंट आएगा, अगले साल कुछ और आएगा, ये आता ही रहेगा, कोई हमारे बीच से जाना नहीं, इसको हमेशा रहेगा। जी जी अविनाश जी, तब क्या ये मान के चलाया जाए कि अब जीवन कोरोना के साथ ही गुजारना है, ये जाएगा नहीं, ट्रीटमेंट संभव होगा, आप लोग इलाज करेंगे, लेकिन जीना इसी के साथ है? जी बिल्कुल, बिकॉज अगर आप मुझसे पूछेंगे
लास्ट 3-4 साल में जो वायरस के वेरिएंट आए हैं वो इतने लीडल नहीं है जितने अगर हम 22-23 की बात करें उस समय जो हमारे वायरस सोसाइटी में थे उस समय, और हमारी बॉडी भी उस तरह से प्रिपेयर नहीं थी। तो अगर आपकी जो बात है उसको हम लोग सही तरीके से समझें तो हमें इसी के साथ रहना तो पड़ेगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस प्रिकॉशंस अपने प्रॉपर लेने हैं। हमें जब सिम्टम्स आए तो हमें जो इनिशियल स्टेज वाले जो प्रिकॉशन है वो डेफिनेटली लेने ही लेने हैं। हैंड हाइजीन, अपने घर में लोगों की सुरक्षा करना, मास्क पहनना, ओरल हाइजीन मेंटेन करना, हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करना, ये सब चीजें हमें करनी है और डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ज्यादातर जितने भी वेरिएंट हम लोग लास्ट 3-4 उसमें ईयर्स में जो हम लोगों ने देखे हैं, अभी लास्ट 2 ईयर्स में जो वेरिएंट्स आए हैं वो बहुत लीडल नहीं है। अगर उसको हम सही से मैनेज करें तो हम इसके साथ अपनी इसको नॉर्मल फ्लू की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। हमें बहुत हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी 24 घंटे में 1-2 मामले हम लोग को देखने को मिले हैं जो डेथ हुई है, उसमें ज्यादातर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे। तो ये मतलब बताता है कि आप इसके साथ रह सकते हो, इसको आराम से कंकर करके आप अपने नॉर्मल बिल्कुल लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, अविनाश जी से ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो आई वो गई नहीं, चाहे वो प्लेग हो, हैजा हो, चेचक हो, चिकनगुनिया हो, जो भी बीमारियां आई वो गई नहीं। डॉक्टर्स के पास उसका इलाज हो जाता है कि साहब ठीक है हम इलाज कर देंगे, और ये होती रही हैं और होती रहेंगी। हेलो। हाँ राकेश जी, मेरा ये सवाल ये था कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो जड़ से पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। जैसा कि एग्जांपल आप देख लीजिए, चेचक है, हैजा है, और प्लेग की एक बार महामारी किस तरीके से फैली हुई थी। फिर इसके बाद कई डायरिया है आपका, फिर बहुत सारी ऐसी बीमारी आप लोग ट्रीटमेंट करते होंगे। उसी तरीके से कोरोना भी रहेगा कि ठीक है इसका इलाज चलता रहेगा अनवरत, इसी तरीके से जैसे अन्य बीमारियों को चल रहा है क्या एक्चुअली ना वो कि हम वायरस को खत्म थोड़ी कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, खत्म कभी नहीं कर सकते। हमारे साथ हमेशा मानव सभ्यता के साथ रहेगा, लेकिन हमें रिसर्च करके, जैसे इतनी जानकारी, पहली बार इतना समस्या हुआ, मेडिसिन नहीं थी, कुछ आइडिया नहीं था क्या क्या कर रहा है कहाँ। अब तो पूरी हमें धीरे धीरे हर दिन लगातार अपडेट होते रहे ना कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये साइन आएंगे तो उसका पूरा तैयारी हमारे पास है, हमारे पास मेडिसिन है, हथियार पूरे हैं। तो अपने मन से डर नहीं लगता ना भाई, हमारे पास हथियार आ गए जब, तो हमें क्यों डर लगेगा। लेकिन वो तो आएगा ही, वो तो रहेगा ही, वो कभी नष्ट नहीं। चलिए डॉक्टर, बिल्कुल अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। तो कोरोना से किस तरीके से बचना है, क्या खान पान आपको रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तमाम बातें आपने हमारे डॉक्टर्स से समझा, और इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।